हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद नीवी क्लासेस में। आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 यहां पर डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ आपको समझाना चाहूंगी। जैसा कि आप ग्राफिकल मेथड में सीख ही चुके हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखेगा, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सकता है। यहां पर हम कहते हैं जब हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इस तरह से मान लिया एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन इस तरह से जा रही है, तो यहाँ पर हमारी जो दो इक्वेशंस होती हैं, जो दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं इन टू वेरिएबल्स, उसके लिए हम कहते हैं यहाँ पर सिर्फ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, जिसको हम यूनिक सोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो इसका एल्जेब्रिक मतलब क्या है कि यहाँ पर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, जिसको हम कई बार कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और इसी तरह जो हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन होगी उसको हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है जब लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। इसके बाद हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, जिसकी वजह से, और क्योंकि हम यहाँ दो लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेयर की बात करते हैं, इसीलिए हमारी सपोज एक लीनियर इक्वेशन इस तरह गई है, उसका जो लाइन है वो इस तरह गया है, और दूसरी लीनियर इक्वेशन जो है उसका भी लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर आता है, ओवरलैप करता है एक दूसरे को, तो उसको हम कहते हैं वर्ड कोइंसिडेंट। यहाँ पर लाइंस क्या है, एक के ऊपर एक है, जिसको हम कह सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो अगर आपका ग्राफ इस तरह से प्लॉट होता है जहां दोनों ही लीनियर इक्वेशंस की जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो एक के ऊपर एक लाई कर रही है, तो हम उसको कहते हैं दैट दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यहां पर इसका एल्जेब्रिक मीनिंग है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है। यहाँ पर पहले वाले आपने देखा होगा ये दोनों सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रहे थे, तो इनका सोल्यूशन सिर्फ ये ही एक पॉइंट था। यहां पर ये दोनों लाइंस हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि इसका एल्जेब्रिक मीनिंग है दैट दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा केस ये हो सकता था कि वो दोनों लाइंस जो हमने बनाई है, सपोज ये पहली इक्वेशन है, इसकी लाइन आती है इस तरह से कहीं पे, और दूसरी इक्वेशन की जो लाइन है वो एग्जैक्टली इसके पैरेलल चलती है। पैरेलल का मतलब है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। तो इस केस में वी से दैट दीज टू लीनियर इक्वेशंस, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का कभी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, दे हैव नो सॉल्यूशंस। इसका ग्राफिकल, इसका एल्जेब्रिक मीनिंग ये है, ये आपके पास लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइन का एल्जेब्रिक मतलब होता है कि उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो ही एक सोल्यूशन पॉसिबल है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है कि उनके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, और पैरेलल लाइन का मतलब है कि वहां कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये एक तरीका हो गया बताने का कि इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे और किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। हम हमारे पास एक तरीका और है जहां पर हम इनके जो रेशियोज हैं, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई, उनको देखते ही बता सकते हैं, उनके रेशियोज को निकालते ही हम बता सकते हैं कि इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। अब वो तरीका क्या है हमारे पास, सपोज हमारे पास यहाँ दो लीनियर इक्वेशंस हैं, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लीनियर इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मैं जनरल फॉर्म लिख रही हूँ। यहाँ पर जैसे आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, लीनियर इक्वेशंस इस तरह से लिखी जाती हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। आपने इस तरह की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अभी तक देखी हैं। अब अगर हम इनका रेशियो कंपेयर करें, इनके कोफिशिएंट्स का मतलब यहाँ पे जो आपके x के कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो अगर कंपेयर किया जाए, तो अगर आप देखें कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता है, तो आप वहां देखते ही बता सकते हैं कि
इन ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है और वो उनका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। अगर आपके पास ये रेशियो इस तरह से a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आता है, जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ ले ली 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 6, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। तो यहां आप देखेंगे ये मेरा a1 है, ये मेरा a2 है, ये मेरा b1 है और ये मेरा b2 है। ठीक है, पहली इक्वेशन के x का कोऑर्डिनेट होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो है a1, सिमिलरली y का कोफिशिएंट है b1 पहली इक्वेशन में, और सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो जाता है a2 और y का कोफिशिएंट हो जाता है b2। अब अगर मैं चेक करूं मेरा a1/a2 जो कि आएगा 3/4 और सिमिलरली b1/b2 जो कि आएगा 2/5, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ देखते ही बता सकती हूँ कि ये जो दो लीनियर इक्वेशंस है अगर इनको सॉल्व किया जाए तो इनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, मतलब x और y की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जो मैं यहाँ x और y की जगह प्लेस करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ इक्वल हो सकता है। और इससे हम ये भी बता सकते हैं कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये दोनों जो लाइंस हैं, ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम यहाँ पर इन रेशियोज के थ्रू इनके सॉल्यूशंस बता सकते हैं कि किस टाइप के सॉल्यूशंस होंगे, और दूसरा कि अगर इनको ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी, ये भी हम सिर्फ इन रेशियोज को देखकर ही बता सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, जब कोइंसिडेंट लाइन होंगी तब रेशियोज में क्या रिलेशन आएगा। अब हम रेशियोज के रिलेशंस को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो आपका जो रेशियो होता है a1/a2 वो b1/b2 के इक्वल होता है और वो c1/c2 के भी इक्वल होता है। तो मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं तो आप देखते ही बता सकते हैं कि उन दो इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर अगर उनका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो दोनों जो स्ट्रेट लाइंस होंगी वो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आएंगी। तो सिर्फ रेशियोज को कंपेयर करके हम ये बता पा रहे हैं नो सॉल्यूशंस। जब लाइन पैरेलल होती है तो रेशियोज में क्या रिलेशन होता है, तब a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल होता है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होता है ये रेशियो। तो पैरेलल लाइंस में आपको इस टाइप के रेशियोज मिलेंगे, मतलब इस टाइप का रिलेशन मिलेगा रेशियोज के बीच में, जिसको आप देखते ही बता पाएंगे कि इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनके नो सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पर x और y की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी, जिसको अगर आप x और y की जगह प्लेस करें तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ सके, उसको सेटिस्फाई कर सके। अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इनको सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आप ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel और कोइंसिडेंट। हमें ये बताना है क्या वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी, या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट होंगी तो रेशियोज जो है a1/a2 विल नॉट बी इक्वल टू अपॉन b2। अगर ऐसा कुछ रेशियो आता है तो हम उसको क्लासिफाई करेंगे इनटू इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हमारे पास रेशियो ऐसा कुछ आता है जहां पर तीनों ही रेशियोज इक्वल आते हैं तो हम उनको क्लासिफाई करेंगे इनटू कोइंसिडेंट लाइन। और अगर हमारे पास पहले दो रेशियोज इक्वल आने के बाद, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आने के बाद दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम उनको क्लासिफाई करेंगे इनटू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर हमें हमारी दोनों ही इक्वेशंस अवेलेबल हैं, उनको हम लिख लेते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये है आपका a1, ये है आपका a2, ये है हमारे पास हमारा b1 माइनस 4, एंड ये है हमारे पास हमारा b2, सिमिलरली c1 एंड c2। तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यू लिख देते हैं। a1 हमारे पास है 5, a2 हमारे पास है 7,
B1 हमारे पास यहाँ पर है -4, B2 बनता है 6, C1 यहाँ पर है हमारे पास 8, C2 है -9। अब हम करेंगे हमारे रेशियोज को कंपेयर, जो कि है A1/A2 जो कि आपको देगा 5/7। इसके बाद हम निकालेंगे B1/B2 जो कि है -4/6, जिसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो आपके पास आएगा -2/3। एंड C1/C2 हमारे पास है 8/-9। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं आए हैं। एक आया है 5/7, दूसरा आया है -2/3, और ये आपस में इक्वल नहीं है। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ बनेगा, जो हमारी दो लाइंस होंगी, देल इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, दैट इज एट वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई आपको यहाँ पर लाइन मिलेंगी। चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट पे अगेन आपको दो इक्वेशंस गिवन है, और यहाँ पर भी आपको क्लासिफाई करना है इसको कि वेदर दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, और ये हम सिर्फ इनके रेशियोज देख के बता पाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारा A1 है 9, A2 है 18, सिमिलरली B1 है 3, B2 है 6, यहाँ पर C1 है हमारे पास 12 एंड C2 है हमारे पास 24। A1 जो होता है वो यहाँ x का कोफिशिएंट है, B1 जो है वो y का कोफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास C होती है व्हेन यू विल कंपेयर इट विद द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब हम यहाँ पे हमारे रेशियोज निकालते हैं। A1/A2 इज इक्वल्स टू 9/18, दैट विल गिव यू 1/2। B1/B2 देखते हैं क्या आ रहा है, दैट इज 3/6, दैट विल ऑल्सो गिव यू 1/2। C1/C2 क्या आ रहा है यहाँ पे, 12/24, दैट विल ऑल्सो गिव यू 1/2। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल है, और इज इक्वल्स टू C1/C2 के इक्वल है। और जब इस टाइप के रेशियोज का रिलेशन आता है, रेशियोज में ये रिलेशन, तो यहाँ हम इन रेशियोज को देख के ही बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये रेशियोज इक्वल आए हैं, इसीलिए जो हमारा ग्राफ होगा, ग्राफ पे जो हमारी लाइंस हम प्लॉट करेंगे वो कोइंसिडेंट लाइन आएंगी यहाँ पर। क्योंकि ये रिलेशन क्या कहता है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देंगी। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब जो हमारी जो ग्राफ पे लाइन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। पहली आपकी जो पहला जो आपका इक्वेशन है वो आएगा, और उसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी आएगी आपके पास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं they'll have the lines will be coincident। ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और जिसको आप कह सकते हो they'll have infinitely many solutions, infinitely many solutions। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर अगेन आपको दो इक्वेशंस गिवन है, और अभी तक आप जैसा कि बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। यहाँ हमारा A1 है 6, हमारा A2 बन जाता है 2, ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है, हमारा B1 है -3। आप जो भी कोफिशिएंट्स ले रहे हैं वो अलोंग विद देयर साइंस उठाएंगे। B2 बन जाता है आपके पास, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये है -1। यहाँ पर क्या है, -1 है। C1 हमारे पास क्या है, 10, एंड C2 क्या है, C2 क्या है, 9। अब हम यहाँ हमारे रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। A1/A2 इज इक्वल्स टू 6/2, B1/B2 फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू -3/-1, C1/C2 फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 10/9। इसको रिड्यूस करोगे तो यहाँ आएगा 3, सिमिलरली ये भी 3 है। तो यहाँ आप देख सकते हो आपके रेशियोज में रिलेशन आ रहा है। A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल है, बट ये लोग C1/C2 के इक्वल नहीं आए हैं। और जब भी आपके रेशियोज में ये रिलेशन आता है, जो दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है इन टू वेरिएबल्स, उनमें अगर ये रिलेशन आता है तो ये रिलेशन डिपिक्ट करता है
पैरेलल लाइंस को। अगर आपके पास ऐसा कुछ रिलेशन आया है, इसका मतलब जो दो लाइंस बनेंगी ग्राफ पे वो पैरेलल होंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, और जब तक वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी वहां हम कह सकते हैं कि कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यहां पर आएंगे आपके पास नो सॉल्यूशंस, तो यहां पर आप कह सकते हैं द लाइंस विल बी पैरेलल लाइंस एंड दे विल हैव नो सॉल्यूशंस। आई होपफुली आपको भी ये बहुत मजा आ रहा है करने में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी भी लग रहा है आप लोगों को। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस का। कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब x की वैल्यू, x और y की वैल्यूज पॉसिबल हो, मतलब x और y के लिए कुछ सॉल्यूशंस आए, तब हम उनको क्लासिफाई करते हैं इनटू कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस के केस में, इन दोनों ही केस में हम इनको क्लासिफाई करेंगे इनटू कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। कंसिस्टेंट, तो अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंस लाइंस, या अगर आपके पास कुछ ऐसा रेशियो आता है वेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, या फिर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम उनको क्लासिफाई करेंगे इनटू कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, जहां पे या तो आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन पॉसिबल होता है या तो बहुत सारे सोल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। तो कंसिस्टेंट में सोल्यूशन पॉसिबल होते हैं, जबकि इनकंसिस्टेंट हम कब क्लासिफाई करते हैं? जब वहां पर सोल्यूशंस पॉसिबल ना हो। तो ये इसको हम क्लासिफाई करेंगे इनटू इनकंसिस्टेंट सोल्यूशंस। यहां पर x और y के सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंस लाइन क्लासिफाई होती हैं इनटू कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, और पैरेलल लाइंस क्लासिफाई होती हैं इनटू इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। तो हम बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में आपको अगेन दो इक्वेशंस गिवन है, बट ये जो दो इक्वेशंस गिवन है ये हमें हमारे जनरल फॉर्म में नहीं गिवन है। तो पहले हम इसको हमारे लीनियर इक्वेशंस के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जहां पर आपका जनरल फॉर्म कहता है लीनियर इक्वेशन शुड बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आपकी जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं, और आपका जो कांस्टेंट टर्म गिवन होता है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। हम हमारा जो कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पर था उसको लेके आ गए हैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर, उसने किया है अपना साइन चेंज, और अब ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू अ जनरल फॉर्म दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ये a1 है, b1 है और c1 है। सिमिलरली हमारी सेकेंड इक्वेशन को हम लिखेंगे 2x माइनस 3y, और 7 को क्योंकि हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने वाले हैं तो उसका हो जाएगा साइन चेंज, और उसको लिखेंगे हम -7। तो ये आपके पास आ चुका है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं a1 इज इक्वल्स टू 3, a2 इज इक्वल्स टू 2, b1 आपके पास आता है 2 एंड b2 हमारे पास आता है -3, C1 आपके पास आता है, यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो -5, और C2 हमारे पास यहाँ पर आता है -7। अब हम निकालेंगे यहाँ रेशियोज और चेक करेंगे रेशियोज का रिलेशन, और उसके बाद क्लासिफाई करेंगे इनको कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन होना, इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशंस नहीं होना। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है a1 अपॉन a2 कितना आया है 3/2, b1 अपॉन b2 कितना आता है यहाँ पर आपके पास 2 अपॉन -3, जिसको आप लिख सकते हैं -2 अपॉन 3, एंड c1 अपॉन c2 आपके पास आता है -5 अपॉन -7, जिसको आप लिख सकते हैं 5 अपॉन 7। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। इसका मतलब इनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है। यहाँ पर लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। सिर्फ रेशियोज देख के हमने बता दिया कि लाइंस किस तरह की होंगी, यहाँ लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। और दूसरी चीज ये कि इनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, और जब तक सोल्यूशन पॉसिबल होता है हम इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू कंसिस्टेंट
सॉल्यूशंस। तो इन दो पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशंस के होंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट के पास अगेन दो इक्वेशंस हैं यहाँ पर, और जो कि जनरल फॉर्म में नहीं है, इनको चेंज करते हैं इनटू अ जनरल फॉर्म, दैट इज 2x minus 3y minus 8 is equals to 0 and 4x minus 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। जो हमारा कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पर था उसको भी हम लेके आ गए हैं ऑनर लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास a1 गिवन है 2, a2 गिवन है 4, b1 गिवन है -3, b2 गिवन है आपको यहाँ पर -6, c1 गिवन है -8 एंड c2 गिवन है -9। देखिए धीरे धीरे किस तरह से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको और प्रैक्टिस से ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा, और ये इंटरेस्टिंग भी काफी है ये टॉपिक। तो यहाँ पर आपके पास आ गया है a1/a2 इज इक्वल्स टू 2/4, दैट विल गिव यू 1/2। b1/b2 जो है वो आपके पास आ गया है -3/-6, जो कि आपको दे देगा 1/2। एंड c1/c2 यहाँ आप देख सकते हैं -8/-9, जिसको आप लिख सकते हैं 8/9, माइनस एंड माइनस कैंसल्स ऑफ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल आ रहा है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब भी रेशियोज में ये रिलेशन आता है तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं इनटू इनकंसिस्टेंट। व्हाई इनकंसिस्टेंट? बिकॉज इस केस में आपकी लाइंस बनेंगी पैरेलल लाइंस and they'll have no solutions। और जब भी no solutions होता है तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं into inconsistent solutions, inconsistent solutions। है ना, ये बहुत सिंपल। तो फटाफट बाकी के भी यहाँ पे हम पार्ट्स क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आपको भी इंटरेस्ट आने लग गया होगा और आप भी इन सब कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी जल्दी करने लग गए होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स जो x के हैं वो है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो इनको सबसे पहले हमें चेंज कर देना चाहिए इनटू नॉर्मल फॉर्म, दैट इज यहाँ पर आ गया -7 इज इक्वल टू 0। हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। आपके पास आ गया है ये 6 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 3, 3 3 जा 9x, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू 2, 2 इंटू 5 विल गिव यू 10y, माइनस 42 is equals to 0। 6 divided by 1 will give you 6, 6 multiplied by 7 will give you 42। तो हमारी इक्वेशन में यहाँ बन गई है 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब हम लेते हैं हमारी नेक्स्ट इक्वेशन जो कि ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर आपके पास आपका a1 हो जाता है 9, a2 भी हो जाता है 9। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर a1 9 है और a2 भी 9 है। b1 यहाँ पर है +10, तो यहाँ पर लिखते हैं b1 को 10 और b2 यहाँ पर है -10। सिमिलरली यहाँ c1 आपके पास है -42 और c2 यहाँ पर आपके पास है 14। तो मिल चुके हैं हमारे पास हमारे सारे रेशियोज, सारे कोफिशिएंट्स। अब हम निकालते हैं इनका रेशियो, दैट इज a1/a2 इज इक्वल्स टू 9/9, दैट विल गिव यू 1। b1/b2 इज इक्वल्स टू -10/10, दैट विल गिव यू -1। c1/c2 is equals to -42/14, that will give you -3/1। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं a1/a2 is not equal to b1/b2, और इस टाइप के रेशियोज को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू कंसिस्टेंट। यहाँ पर इनका सोल्यूशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल होगा, और जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। अब बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में अगेन आपको यहाँ दो इक्वेशंस गिवन है। एक है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11, इसको लिखते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन है -10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका a1 आता है 5, a2 आपके पास आता है यहाँ पर -10, b1 कंपेयर करोगे तो b1 आता है -3 और b2 आ जाता है 6। ये आपके पास b1, ये आपके पास b2। y के कोऑर्डिनेट्स जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं b।
उसका नाम b है, और सिमिलरली जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, पहली इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है -11, वो है c1 दैट इज इक्वल्स टू -11, और c2 यहाँ आपके पास आता है 22। अब हम निकालेंगे द रेशियोज, दैट इज a1 अपॉन a2। a1 यहाँ है 5, a2 यहाँ है -10, जो कि आपको दे देगा -5/10, जो कि आपको दे देगा -1/2। अब निकालते हैं b1 अपॉन b2, जो कि आपको देगा -3/6 इज इक्वल्स टू -1/2, एंड सिमिलरली वील फाइंड c1 अपॉन c2, जो कि है -11/22, जो कि आपको दे देगा -1/2। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल आया है b1 अपॉन b2 के, और जो इक्वल आया है c1 अपॉन c2 के। देयरफॉर ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर, जिसकी वजह से हम इसको क्लासिफाई करेंगे इनटू कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट ये किस टाइप का है, यहाँ पे कंसिस्टेंट दोनों ही चीज कंसिस्टेंट में आती है, जब एक सोल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, दोनों कंसिस्टेंट के अंडर फॉल करते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो इनकंसिस्टेंट में फॉल करेगी, वो है नो सॉल्यूशंस। व्हेन देयर आर नो सॉल्यूशंस, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, तो यहाँ कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, और द लाइंस क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, एंड द लाइंस जो होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, एक के ऊपर एक लाई करती हुई लाइंस होंगी। देखा, हम रेशियो से कितनी आसानी से बता सकते हैं कि सॉल्यूशंस का नेचर क्या होगा, कि सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 5। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं एक जो नंबर है वो फ्रैक्शन में है, तो उसके लिए मैं यहाँ ले लेती हूँ इनका एलसीएम। 3/3 आपको देगा 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 हमको दे देता है 4x, 3/1 विल गिव यू 3, और 3 को ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया आपको दे देगा ये 6y इज इक्वल्स टू 8। 3 को लेके गए ऑन द राइट हैंड साइड, आपको मिलता है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर इनमें से हम a1 a2 सबकी वैल्यू निकालना चाहें, तो a1 आपके पास आ चुका है 4, ये है 4, a2 आपके पास आ चुका है 2, b1 हमारे पास है 6, एंड b2 हमारे पास है 3। b1 जो है वो हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में से निकालोगे, a1 इक्वेशन नंबर 1 में से निकालेंगे। सिमिलरली c1 जो है वो भी आप इक्वेशन नंबर 1 में से निकालेंगे। c1 अगर आप इसको नॉर्मल इक्वेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, और सिमिलरली आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका c1 आता है -24, और c2 आता है आपके पास -12। Therefore, a1 upon a2 is equals to 4 upon 2, b1 upon b2 is equals to 6 upon 3, c1 upon c2 is equals to -24 by -12. That will give you 2. यहाँ पे भी आपके पास आंसर आता है 2, और यहाँ पे भी आपके पास आंसर आता है 2. Therefore, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Since all the ratios are equal, therefore we'll classify them as consistent, क्योंकि यहाँ पर solutions होने वाले हैं infinitely many solutions, और जब भी solutions possible होते हैं हम उसको classify करते हैं into consistent solutions. So thank you so much students, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। अगर आपको ये मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह से सिंप्लीफाइड वे में आपके सॉल्यूशंस, आपकी जो एजुकेशन है वो यहाँ पर आपके पास लेती आऊँगी। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच।